में इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मार्किंग कर दो आईएमपी। नोट्स में से इसके क्वेश्चंस करने हैं आपको, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। हेडिंग दे दो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है, ये अपना टॉपिक है। और आज पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब देखो आपके बुक में पेज 238 पे डायग्राम दिया है। वो अब उन लोगों ने ना बनाया, मैंने शायद से इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉइल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग में फर्क है। फाइबर मेड अप ऑफ फॉस्फर एंड ब्रोंज। फॉस्फर कॉइल is suspended from this fiber। इस फाइबर से रेक्टेंगुलर कॉइल लटका दी। रेक्टेंगुलर कॉइल मतलब एक रेक्टेंगुलर रिंग है कॉइल। यहाँ पर दो मैग्नेट्स हैं, फिक्स मैग्नेट्स, ठीक है। एक मैग्नेट का नॉर्थ इधर है, दूसरे का साउथ इधर है। सो देयर इज मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस दिस कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? नॉर्थ से साउथ, ऐसा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी रहती है। दिस इज कॉल्ड हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग बहुत ही पतली स्प्रिंग लगाई जाती है। इट इज अगेन मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सेम ब्रॉन्ज मटेरियल से बनती है। एंड देन यहाँ पर कुछ तो सपोर्ट चाहिए, वहाँ पर कनेक्टेड रहती है। इस स्प्रिंग का काम क्या है वो समझाता हूँ मैं पहले, फिर बाद में यहाँ पर क्या होगा समझेंगे। अगर मैं इस कॉइल को किसी तरह से ट्विस्ट कर दूँ तो ये स्प्रिंग में ट्विस्ट आ जाएगा। एंड व्हाट विल देन हैपन, ये जो स्प्रिंग है वो उसको वापस से रिस्टोर कर देगी। तो अगर मेरी कॉइल अभी ऐसी है, मैंने उसको किसी तरीके से ट्विस्ट कर दिया तो ये स्प्रिंग उसको वापस से लेके आएगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज फंक्शन ऑफ दिस स्प्रिंग। इट रिस्टोर्स द कॉइल इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन। ये स्टार्टिंग कंडीशन है। नाउ द कनेक्शन इज डन लाइक दिस। जो इलेक्ट्रिक करंट, जो सिंस गैल्वेनोमीटर का दो टर्मिनल होता है, तो बाहर का टर्मिनल एक यहाँ और एक इधर। तो करंट यहाँ से आएगा, यहाँ से कॉइल में से घूमेगा, फिर यहाँ से निकल के चला जाएगा बाहर। सो दिस इज हाउ द करंट विल फ्लो। ये करंट का फ्लो डायरेक्शन है। तो कॉइल के अंदर करंट फ्लो करने वाला है व्हेन द करंट एंटर्स दिस कॉइल। इस पॉइंट पे यहाँ पर इस फाइबर के ऊपर एक मिरर लगा रहता है, छोटा सा। So there is a small mirror M placed here। मिरर का क्या काम है वो बाद में पढ़ेंगे। अब होगा क्या, when the current flows through this coil, वही करंट इसमें से भी फ्लो करेगा, ऐसे किसी तो एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऐसा। So this flowing current produces some torque in the field, torque in the coil। मैंने ये पिछली क्लास में पढ़ाया था कि अगर कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है और उसमें से करंट I फ्लो कर रहा है and it is placed in a magnetic field, then that coil experiences torque given by n by e sin theta, ठीक है। ये टॉर्क लगेगा। n है नंबर ऑफ टर्न्स, उस कॉइल के जितने टर्न्स ज़्यादा उतना टॉर्क ज़्यादा, ठीक है। d इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। वो किस पे डिपेंड करेगी? ये दोनों मैग्नेट्स पे। कितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं उतना फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। फील्ड का स्ट्रेंथ e है। a इज एरिया ऑफ द कॉइल। एरिया ज़्यादा, बड़ा कॉइल तो ज़्यादा टॉर्क। आई करंट है, जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतना टॉर्क ज़्यादा लगेगा, ठीक है। थीटा जो है वो कॉइल, थीटा जो है वो फील्ड और कॉइल का जो एरिया वेक्टर है उनके बीच का एंगल है, ठीक है। फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, सो दैट एंगल इज थीटा, ठीक है। तो इस तरह का ये टॉर्क आता है, टॉर्क का फॉर्मूला। अब ये जो टॉर्क है, torque is basically turning force, so this will turn the coil। और अगर मैं एक ही टर्निंग फोर्स लगा रहा हूँ तो कॉइल गोल गोल घूमनी चाहिए, जैसे मोटर में होता था, हमने 10 में पढ़ा है ना। लेकिन मोटर के अंदर ये नहीं होता था। तो यहाँ पर होगा क्या, टॉर्क की वजह से, इलेक्ट्रिक टॉर्क की वजह से कॉइल विल रोटेट लाइक दिस, है ना। बट सिंस द कॉइल स्टार्ट्स टर्निंग
This spring will exert restoring torque. So spring का टॉर्क आ जाएगा वापस से, टॉर्क ड्यू टू दिस spring, helical spring, and that torque will be proportional to angle theta. जितना ये ट्विस्ट करेगी उतना ही टॉर्क ज़्यादा। स्प्रिंग का सोचो आप, जितना घुमाओगे स्प्रिंग उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो उसी तरीके से ये जो स्प्रिंग का टॉर्क है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू थीटा, t इक्वल टू c थीटा। और दूसरी चीज़ ये फाइबर भी है ना, फाइबर भी तो मेटल का ही है, उसमें ट्विस्ट आएगा तो दैट ट्विस्ट विल बी प्रोपोर्शनल टू दैट ट्विस्ट will cause restoring torque and that restoring torque will be proportional to angle. जैसे स्प्रिंग को अगर आप दबाते हो, जितना दबाओगे उतना फोर्स ज़्यादा लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स। वैसे ही स्प्रिंग को जितना ट्विस्ट करते हो उतना रिस्टोरिंग टॉर्क ज़्यादा लगता है। सो दिस इज रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क ये कौन कौन देता है? तो वो स्प्रिंग और वो फाइबर, वो ये वाला टॉर्क देता है। ये कौन सा है? इट इज टॉर्क ड्यू टू करंट आई। करंट आई की वजह से जो टॉर्क करंट फ्लो कर रहा है कॉइल के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सो इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क गिवन बाय दिस फार्मूला। ये जो है ये किसका टॉर्क है? दिस इज ड्यू टू फाइबर एंड द स्प्रिंग। ठीक है, जो करंट की वजह से टॉर्क लग रहा है, लेट अस से इट इज क्लॉकवाइज, तो जो स्प्रिंग और फाइबर का टॉर्क है वो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। वो उसको रिस्टोर करेगा। हमने करंट से ऐसे घुमाया, स्प्रिंग उसको वापस से ला रही है, तो एक सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये बराबर हो जाएंगे। जब ये बराबर हो गए तब क्या हो गया? जो कॉइल है वो उस कंडीशन में वैसे के वैसे रहेगी, उसी एंगल में, एज लॉन्ग एज द करंट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो करंट कांस्टेंट है तो उस केस में ये दोनों शुरुआत में क्या होगा? एक तो ये ज़्यादा होगा या तो ये ज़्यादा होगा। अगर एक करंट वाला टॉर्क ज़्यादा तो एक तरफ घूमेगी, जैसे घूमने लगी ये वाला टॉर्क बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया तो वापस से रिस्टोर करेगी, तो थोड़ा थोड़ा ऑसिलेशन होगा, बट अल्टीमेटली इट विल सेटल डाउन एंड इन इक्विलिब्रियम या फिर स्टेडी स्टेट में व्हाट विल हैपन? टॉर्क ड्यू टू करंट विल बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू द स्प्रिंग या फिर रिस्टोरिंग टॉर्क। दोनों बराबर हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं NDAI sin थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा सम कांस्टेंट c थीटा। ठीक है, अब ये जो sin थीटा है ना, ये इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। ये थीटा और ये थीटा अलग है, सो लेट अस टेक सम इजी इनिशियल कंडीशन। ऐसे करते हैं कि sin थीटा की वैल्यू को 1 कर लेते हैं। sin 90 इज 1, तो थीटा अगर 90 इस तरह से सेट करते हैं तो द इनिशियल कंडीशन बिकम्स सिंपल, और वो sin थीटा गायब हो जाएगा इक्वेशन से। एक थीटा इज सेट टू 1, सेट टू 90 डिग्री, तो sin 91 हो जाता है। ऐसे सेट करेंगे कि इनिशियल थीटा ऐसा रखें कि sin थीटा क्या हो जाए? 1 हो जाए, sin 91 हो जाए, तो अपने को ये वाला टर्म गायब हो जाएगा इक्वेशन में से, इक्वेशन सिंपल हो जाएगा। तो इक्वेशन सिंपल कैसा हो जाएगा? NDAI हो जाएगा, इक्वेशन छोटा हो गया, है ना। अननेसेसरी दो थीटा की जरूरत है नहीं, बट ये जो थीटा है दिस इज ड्यू टू दैट करंट, है ना, दिस इज ड्यू टू द करंट। तो ये वाले टर्म को तो हम लोग हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल कंडीशन सेटिंग करके। ये हमारे काम का थीटा है। इफ आई मेजर दिस थीटा आई कैन मेजर द करंट। कैसे देखो? करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रॉम दिस C अपॉन NBA इनटू थीटा। देखो करंट आई बिकम्स C अपॉन NBA इनटू थीटा। सो करंट C क्या है? C इज कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ दैट स्प्रिंग। ठीक है, वो तो निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है या फिर उसकी वैल्यू अवेलेबल भी होती है। N इज नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के अंदर कितना वो हमको पता है, कांस्टेंट। B मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज आल्सो कांस्टेंट, एरिया इज कांस्टेंट, वो सारा कांस्टेंट है। ऑल दीस आर कांस्टेंट्स। सो करंट I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब जितना करंट ज़्यादा उतना कॉइल ज़्यादा रिफ्लेक्शन देगी। ठीक है, अब आपका स्किल ये है कि अगर आपने थीटा निकाल लिया, कांस्टेंट तो आप निकाल सकते हो, थीटा अगर मेजर कर लिया तो यू कैन मेजर द करंट। क्या कर सकते हैं हम लोग? वी कैन मेजर करंट बाय मेजरिंग एंगल थीटा। थीटा जितना एक्यूरेट निकालोगे उतना वो करंट जो है वो एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। सो टू मेजर करंट एक्यूरेटली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेजर दिस एंगल थीटा एक्यूरेटली। एंगल कैसे मेजर करते हैं? बहुत सारे तरीके, उसमें से ये वाला एक तरीका है, मिरर वाला। तो क्या करते हैं, ये हमारा फाइबर है,
लेट अस सी ये फाइबर, ये फ्रंट पार्ट पे मैंने मिरर लगाया हुआ है। जैसे फाइबर ट्विस्ट करेगा मिरर भी घूम जाएगा। वहाँ पर लैंप सोर्स एंड लाइट सोर्स, लैंप लेते हैं छोटा सा, मिरर छोटा है तो उस लैंप का रिफ्लेक्शन इधर आएगा ऐसा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से इधर लाइट है तो इधर रिफ्लेक्शन आएगा। यहाँ मैंने स्केल रख दी, ट्रांसपेरेंट स्केल, तो इसका रिफ्लेक्शन उस स्केल पर पड़ने वाला है। जब ये ट्विस्ट करेगा बाय सम एंगल, वहाँ पर जो स्केल पे जो इसका रिफ्लेक्शन है वो भी मूव करेगा। बाय मेजरिंग दैट डिस्टेंस, लेट मी शो इट विद द डायग्राम। यहाँ पर लेट अस से s डिस्टेंस से स्केल पे मूव हुआ, यहाँ पर थीटा एंगल ट्विस्ट हुआ, तो इसमें क्या रिलेशन है, s इक्वल टू आर थीटा, या फिर थीटा इक्वल टू ऐसा था, s उस स्केल पे कितना चला, स्केल पे हम लोग मेजर कर सकते हैं कितना चला, थीटा हमको चाहिए, r मेरा जो मिरर है उससे मैंने स्केल कितनी दूर रखी है वो तो मैं मेजर कर सकता हूँ, सिंपली डायरेक्ट डिस्टेंस मेजर करता हूँ। सो आई कैन मेजर दिस एंगल थीटा। यूनिट्स क्या होगी, रेडियन, क्योंकि ये फॉर्मूला रेडियन यूनिट्स के लिए वैलिड है ना, तो यूनिट होगा थीटा का रेडियन। सो बाय मेजरिंग थीटा आई कैन फाइंड द करंट लाइन। ठीक है, दिस इज हाउ मूवमेंट का गैल्वेनोमीटर वर्क्स। आपके टेक्स्ट बुक में पूरा मैथमेटिक्स करके कहा गया है, चलेगा। हां, इक्वेशन 10.24 है, 10.24 पेज नंबर 238 पे है क्या, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ फॉर्मूला। उन लोगों ने इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके थीटा इक्वल टू NBA अपॉन CI ऐसा लिखा है ना, थीटा की जगह फाई यूज किया, दे हैव यूज्ड डिफरेंट सिंबल। पेज नंबर 238 मिला क्या है ना, फॉर्मूला 10.24, इसी को रीअरेंज करके थीटा इक्वल टू समथिंग जैसे लिखा है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इसमें बहुत सारे आते हैं। फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यूज दिया रहेंगे, वैल्यूज का तो आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, कोई उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। क्या दे देंगे आपको, नंबर ऑफ टर्न्स दे देंगे, बी दे देंगे, ए दे देंगे, आई दे देंगे, थीटा बी दे देंगे तो करंट पूछ लेंगे, या करंट दे देंगे तो थीटा पूछ लेंगे। बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वैल्यूज का आ जाएगा आंसर। ठीक है, इतना सिंपल भी आपको कराने की जरूरत है, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना होना चाहिए। अच्छा, फॉर्मूला में आई क्या है, व्हाट इज आई, करंट, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर जिसको हम मेजर करने वाले हैं। व्हाट इज सी, कांस्टेंट, इसको ट्विस्ट कांस्टेंट भी बोलते हैं। सी इज कॉल्ड ट्विस्ट कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग और फाइबर। ठीक है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ठीक है, कैपिटल P इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये जनरली दिया रहता है, ये निकालना नहीं पड़ता है। ए इज एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया सीधा सीधा दे देंगे, लेंथ और ब्रेड्थ देंगे, निकाल सकते हैं लेंथ और ब्रेड्थ। सेंटीमीटर में देंगे तो एरिया कितना होना चाहिए, मीटर स्क्वायर। ये केयरफुल रहना कि सेंटीमीटर में वैल्यूज देंगे, मीटर में कन्वर्ट करना है ना, उतना सिर्फ केयरफुल रहना, बस बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। यहाँ पर देखो NAI, ठीक है, अगर मैंने कोई कॉइल रख दी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो कॉइल क्या हो रही है, टर्न हो रही है। ठीक है, मतलब उसका टर्निंग इफेक्ट दो चीजों पे डिपेंड करेगा। कॉइल कितनी टर्न होगी, दैट विल डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। पहला, फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है, फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो ज्यादा टर्निंग होगी, मतलब टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा, टॉर्क ज्यादा लगेगा। फील्ड वीक तो टॉर्क कम लगेगा। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन एनी कॉइल will depend on strength of the field P। ये हो गया पहला पॉइंट, टॉर्क डिपेंड्स ऑन फील्ड, जितना फील्ड स्ट्रॉन्ग टॉर्क ज्यादा, प्रोपोर्शनल है। दूसरा फैक्टर वो उस कॉइल पे डिपेंड करेगा, कॉइल पे, कॉइल के किस पे डिपेंड करेगा, n नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो ज्यादा टॉर्क, ये दिख रहा है फॉर्मूला से। एरिया ज्यादा है तो ज्यादा टॉर्क, करंट ज्यादा है तो भी ज्यादा, तो ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ये तीनों फैक्टर के लिए मैं एक सिंबल यूज कर रहा हूँ न्यू, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा टॉर्क इक्वल टू, वेक्टर में अगर लिखना है तो न्यू बार क्रॉस डी बार। ये क्रॉस प्रोडक्ट क्यों है, उसके पीछे और अलग रीजंस हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का याद कर लो। अगर मेरे पास डाइपोल होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क लगता
P बार क्रॉस E बार, उसी लॉजिक से हमने यहाँ पर लिख दिया। P की जगह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, B की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह B, है ना, इसलिए वो क्रॉस प्रोडक्ट आता है। प्लस बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखो कि क्रॉस प्रोडक्ट आता है। सो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज टॉर्क इक्वल टू म्यू की जगह लिख सकते हैं, म्यू का एज इट इज लिखते हैं, B क्रॉस है ना, सो A बार क्रॉस B बार इज AB sin थीटा, तो ये भी एक फॉर्मूला है म्यू B sin थीटा, वेयर म्यू इज magnetic dipole moment of the coil, mu is magnetic dipole moment of coil। मतलब अगर मैं किसी बार मैग्नेट को लटका देता मैग्नेटिक फील्ड में तो वो ट्विस्ट होता है, बार मैग्नेट को फील्ड में रखेंगे तो वो टर्न करता है, जैसे कि कंपास नीडल है ना, यहाँ रोक दो, कंपास नीडल नॉर्थ की तरफ टर्न करती है बिकॉज ऑफ इट्स फील्ड, तो वैसे ही वो टर्न कर रही है, वही सेम लॉजिक यहाँ पर लगाया क्योंकि कॉइल भी तो टर्न कर रही है। तो दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड फॉर बार मैग्नेट्स, है ना, बार मैग्नेट को फील्ड में रखेंगे तो वो टर्न करता है, कॉइल भी फील्ड में रखा तो टर्न हो रही है, मतलब ये भी उसी की तरह है, इसलिए डाइपोल वर्ड है, डाइपोल इज फॉर बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ टू पोल्स डाइपोल। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉइल क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इट इज N A I, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, NAI। आप लोग इसको कैसे याद रख सकते हो, 9, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है 9, टॉर्क का फॉर्मूला है N बाय sin थीटा आता है दोनों में, इसमें नहीं आता है, ठीक है। टॉर्क के फॉर्मूला में sin थीटा आता है बिकॉज़ इट इज वेक्टर, एंड दिस डाइपोल मोमेंट इज अ स्केलर और वेक्टर। देख लो फॉर्मूला में क्या लिख रहा है, स्केलर है वेक्टर है, देख लो जरा बोल के, डाइपोल मोमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इधर देखो क्या है, वेक्टर है, इधर देखने से वेक्टर लगती तो नहीं है बट ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वहां पर देखो फॉर्मूला म्यू बार क्रॉस B बार है, डाइपोल मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट है, सिंस टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर होना चाहिए, है ना। इसकी डायरेक्शन सिंस इट इज वेक्टर, सिंस दिस म्यू is a vector quantity, it should have some direction। नंबर ऑफ टर्न्स का वेक्टर नहीं हो सकता, करंट को वेक्टर हम लोग नहीं लेते हैं, एंड दैट्स व्हाई A is a vector quantity, एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर जिस तरफ उसी तरफ हमारा म्यू वेक्टर होगा। अगर मेरी कॉइल ऐसी है, लेट अस से ऐसी, तो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसा होगा। यूजिंग राइट हैंड थंब रूल यू कैन टेल द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। कैसे, करंट अगर ऐसा क्लॉकवाइज आ रहा है, ये कर्ल फिंगर के डायरेक्शन है, देन थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इस कॉइल में करंट ऐसा जा रहा है, डाइपोल मोमेंट इधर अंदर, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगाना, डाइपोल मोमेंट अंदर होगा, और ये डाइपोल मोमेंट अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इसका और इसका क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट करो क्या आता है, डाइपोल मोमेंट हमारा अंदर आया, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, क्रॉस प्रोडक्ट करो क्या आता है, वापस से क्रॉस प्रोडक्ट करें तो राइट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है, ऐसा टॉर्क वेक्टर नीचे आएगा, ठीक है। अब बहुत सारे जो यहाँ पर क्वांटिटीज है, जैसे मैंने ये दोनों कंपेयर करके मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसा था वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग कंपैरिजन से लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक भी वैसे ही है, कंपैरिजन से हमने फॉर्मूले लिखे हैं बुक में, डिराइव किया जा सकता है बट वी विल यूज कंपैरिजन, एनालॉजी यूज करेंगे।
एग्जाम्पल 10.4 देखो जरा बुक में, कर सकते हो क्या? सॉल्यूशन देखो डायरेक्ट, सॉल्यूशन देखो, म्यू इक्वल टू एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, करंट दिया है, एरिया दिया है, निकाल सकते हो। सिंपल है ना? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक पे, सिर्फ फॉर्मूला लर्न हो, वैल्यूज डालो, आंसर आ गया। तो इस लेसन के क्वेश्चन सारे आसान है ना? सिर्फ फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ओके लिख के मेरे बैंकर मैथमेटिक्स दिया है। देखना तो अभी आगे कौन से टॉपिक है, कट कौन सा हो गया, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या, नहीं है कट हो गया, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक है या कट हो गया? है नहीं है ना? उसके आगे कौन से कट हो गए बताओ तो जरा फटाफट। हाँ बाकी पूरा है ना, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे टॉपिक्स जो है ना इसमें अभी एडवांस लेवल के हैं, पहले पुराने सिलेबस में नहीं थे ये सारे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आता है, जेईई वगैरह में ये सारे टॉपिक में क्वेश्चन आते हैं। अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ और ये जो पढ़ाया इस पर भी क्वेश्चन आता है। अभी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, क्योंकि फील्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, एक ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो कोई भी डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी हो गया एंड इट इज गिवन बाय p बार डॉट e बार माइनस ऑफ p बार डॉट e बार। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस ऑफ p वेक्टर डॉट e वेक्टर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में दैट इज कॉल्ड दिस एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल एंड p की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, डायपोल मोमेंट का सिंबल ये म्यू बार डॉट e बार, where mu is d, e की जगह mu हो जाएगा इधर। दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसको डिराइव किया जा सकता है पर हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर डायपोल रखो, उसको ट्विस्ट करो, वर्क डन निकालो, टॉर्क के फॉर्मूला से और यही आता है, ठीक है। यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस म्यू बार डॉट v बार। इसी को एक्सपेंड कर सकते हो, माइनस म्यू b cos थीटा a बार डॉट v बार इज b cos थीटा। इफ थीटा इज 0 तो कितना वैल्यू आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, कितना आ जाएगा, थीटा इज 0 माइनस म्यू b और अगर थीटा 180 मतलब अगर मेरा मैग्नेटिक ये जो म्यू है डायपोल मोमेंट ये p, इसमें 0 डिग्री एंगल है, तब क्या आ रहा है माइनस म्यू b। 180 डिग्री एंगल है तो तब क्या आ रहा है प्लस म्यू b। कॉइल कैसे होंगे वो भी देखो, म्यू जो है वो कॉइल को परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ठीक है। तो अगर कॉइल ऐसी है फील्ड की डायरेक्शन में, ये फील्ड है, कॉइल ऐसी है, मतलब ये कॉइल, ये उसका म्यू वेक्टर। तो देखो कॉइल कैसी है, फील्ड को ये फील्ड, ये कॉइल, इस केस में माइनस म्यू बी, कॉइल टर्न कर दो प्लस म्यू बी, ठीक है। और अगर कॉइल ऐसी है, फील्ड ऐसी और कॉइल ऐसी, आप बताओ आप किधर, अब 90 है, ये 90 cos 90 0, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी 0, ये कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0, इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम और इधर 0, मैक्सिमम टू 0 टू मिनिमम, ऐसे था प्लस टू 0 टू माइनस, ठीक है। एग्जांपल 10.4 होमवर्क पे करो, सिंपल है। अब नेक्स्ट लॉ पढ़ाता हूँ, जैसे हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था ना, उसी टाइप का यहाँ पर
एक लॉ आता है विच इज कॉल्ड बियोट-सावर्ट लॉ। कुछ लोग उसको बायट-सावर्ट लॉ भी बोलते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है देखा जाए तो। इट इज कॉल्ड बियोट-सावर्ट लॉ। तो ये क्या है? सबसे पहले तो ये लॉ ये बताता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, चार्जेस एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर बताया जाएगा कि करंट्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक करंट। वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कौन प्रोड्यूस कर सकता है? करंट। करंट मतलब मूविंग चार्जेस, ठीक है। तो अभी लेट अस टेक अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, एंड लेट अस से करंट I इज फ्लोइंग टू दैट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अब इस कंडक्टर की वजह से यहाँ आसपास हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। ये कैसे भी शेप का हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है। सो कितना फील्ड बनेगा उसके लिए वी विल टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया जिसकी लेंथ है dl वेक्टर, छोटा सा dl वेक्टर लेंथ का हमने टुकड़ा ले लिया, और इसके वजह से किसी भी एक पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे जो कि इस वायर की फील्ड का एक छोटा सा हिस्सा होगा। सो लेट अस कॉल दैट फील्ड एज db वेक्टर। d इज मैग्नेटिक फील्ड टोटल इन सबका पूरे वायर का। तो उस छोटे हिस्से का क्या होगा? db होगा। उस छोटे करंट के एलिमेंट की वजह से db मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फील्ड का छोटा सा हिस्सा। इफ दिस एंगल इज थीटा, एंगल बिटवीन दिस dl वेक्टर एंड इसको क्या बनेंगे? लेट अस कॉल दिस डिस्टेंस एज r। इस वायर के इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? r, और ये एंगल है थीटा। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is equal to some constant, we call कुछ तो constant है, into current. So this field will be strong if current is more, obvious बात है, ज़्यादा current strong field. Length जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा current का effect आएगा. So it will also be proportional to length vector dl. And it depends on that r vector upon r cube. ठीक है, ये मैंने वेक्टर में लिखा है, इसको थोड़ा सिंपल करके मैं स्केलर में लिख लेता हूँ। दिस dv इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl अब sin थीटा रहेगा, sin थीटा इधर आएगा, sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म में लिखा है, पहले ये समझा तो बाद में उसमें जाएंगे। सम कांस्टेंट, ठीक है, करंट जितना ज़्यादा उतना फील्ड स्ट्रॉन्ग, लेंथ वायर जितना बड़ा ऑब्वियस बात है फील्ड ज़्यादा। साइन थीटा ये एंगल पे भी डिपेंड करेगा, फील्ड विल आल्सो डिपेंड ऑन एंगल ओरिएंटेशन एंड r स्क्वायर। जितना दूर जाओगे फील्ड कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। कूलॉम्स लॉ में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर था फोर्स और फील्ड, यहाँ पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है ना, ठीक है। अब ये dl जो है ये लेंथ वेक्टर है, थीटा ये r और dl के बीच का एंगल है, तो मुझे यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए बिकॉज दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, बाकी सारा स्केलर है और यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है तो इसको भी हम वेक्टर में नहीं लिख सकते। बचा यहीं पर हमें वेक्टर लिखना है। सो व्हाट वी डू, r से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया तो नीचे r क्यूब हो गया, ऊपर r वेक्टर हो गया, dl क्रॉस r लिख सकते हैं क्योंकि dl r sin थीटा क्या होता है, dl r sin थीटा, a b sin थीटा इज a बार क्रॉस b बार, इसलिए हमने इसको क्रॉस में लिखा है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। दिस इज बायट-सावर्ट लॉ, पेज नंबर आपके बुक में 240 पे ये वाला वेक्टर में दिया है, I dl बार क्रॉस r बार अपॉन r क्यूब 10.24 मिला। So the field is inverse square law, field follows, magnetic field follows inverse square law, है ना, electric field also follows inverse square law। अब अगर इसका ये देखो, ये तो हो गया अपना बायट-सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट, इसका एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है तो कितना फील्ड, सर्कुलर लूप है तो कितना फील्ड, अगर और कोई फील्ड शेप है तो कितना फील्ड, है ना। सो दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ बायट-सावर्ट लॉ। कूलॉम्स लॉ याद करना, कूलॉम्स लॉ का कैलकुलेशन टफ होते जाता है अगर हमारे पास ज़्यादा चार्जेस हो।
वैसे ही यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में दिस लॉ बिकम्स डिफिकल्ट टू यूज, है ना। तो हम लोग कुछ सिंपल केसेस करेंगे। वी विल फाइंड द फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। फिर कॉइल देखते हैं, जितना सिलेबस में होगा उतना पढ़ाऊंगा। स्ट्रेट कंडक्टर, फिर कॉइल का एक्सियल पॉइंट, सेंटर, अलग अलग केसेस होते हैं जो होंगे वो पढ़ेंगे। क्लियर है। ये फॉर्मूला लिख लो, हेडिंग दे दो बैक शॉर्ट लो। अब हम लोग इसकी एप्लीकेशन करेंगे। ये लंबा मेथड नहीं है, मैथमेटिकल मेथड। करते हैं, दिया है सिलेबस में तो कर लेते हैं। चलो हो गया, एक बोर्ड पर लिखा हुआ। और जब नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन करते हैं हम लोग, दिस इज लॉ जो हमको बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे किसी भी वायर का कितना होगा, किसी भी तरह का वायर, ठीक है। सो लेट अस टेक स्पेशल केस विच इज straight wire, field B due to straight wire, कितनी लंबी, infinite length, infinitely long wire, ऐसे बहुत लंबा है, बहुत लंबा। तो दिखाएंगे कैसे डायग्राम में, ये ऐसे दिखेंगे। मैं थोड़ा थिकनेस दिखा रहा हूँ वायर का, अदरवाइज रिक्वायर्ड तो है नहीं है। ये हमारा कंडक्टिंग वायर, इसके यहाँ से डिस्टेंस, हमारा जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो आर, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा लेंथ एलिमेंट हो जाएगा, ये वाला। अब लेंथ एलिमेंट हम लोग किधर नहीं ले सकते, सो लेट अस टेक लेंथ एलिमेंट समवेयर हियर, इधर किधर तो हमने ले लिया। करंट जा रहा है आई, इसमें से करंट कितना जा रहा है, I is current flowing through this wire, let us say in this direction. This is my point जहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये वाले एलिमेंट का फील्ड इधर, ये वाले एलिमेंट का भी फील्ड इधर होगा, इधर वाले एलिमेंट का भी इधर, ऊपर वाले एलिमेंट का भी होगा, इनका भी होगा, इन सब का होने वाला है फील्ड। सो हमने जनरल एक
एलिमेंट लिया है ये वाला जिसका लेंथ होगा dl वेक्टर, दिस लेंथ इज dl वेक्टर ऊपर की तरफ, dl वेक्टर ऊपर की तरफ है ऐसा, और ये यहाँ से इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किसका बनाया, dB। डायरेक्शन के बारे में हम लोग बाद में सोचते हैं, पहले फील्ड किधर बना रहे इधर ऐसा dB। दिस इज r, लेट अस से दिस पोजीशन इज l, यहाँ से यहाँ तक हमने पोजीशन को क्या लेंगे l। कन्वेंशन अपने बुक के हिसाब से यूज करो, इसको l लिया, इसको r, बुक में वैसे लिया है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं डायग्राम में, कैपिटल R बोला है उसको, अच्छा थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा नोटेशन, दिस इज कैपिटल R, इसको स्मॉल r बोला हुआ है। लोकेशन जो हमारा पॉइंट है उसका और एलिमेंट का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r, है ना, जैसे हमने बोला था फॉर द, एंड दिस इज कैपिटल R, दिस इज L, ये कोई भी रैंडम पॉइंट है जहां पर हम लोग फील्ड निकालते हैं। अब होगा क्या, देखो इसका जो फील्ड इधर आएगा इसके बराबर यहाँ पर भी कोई सेम डिस्टेंस में एक और एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये वायर है सिमेट्रिक है, इनफाइनाइट लेंथ है, तो कहीं से भी देख लो ऊपर जितना हिस्सा है उतना ही नीचे होगा क्योंकि लेंथ इनफाइनाइट है। तो ऊपर एक एलिमेंट L डिस्टेंस पे है तो नीचे भी L डिस्टेंस पे एक और एलिमेंट होना चाहिए और होगा ऑब्वियसली। सो दिस विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन dl एंड r। dl वेक्टर दोनों केस में ऊपर की तरफ है ना, दोनों केस में dl वेक्टर ऊपर की तरफ है, r वेक्टर इधर, r वेक्टर इधर, ठीक है। तो r वेक्टर टुवर्ड्स दिस पॉइंट है दोनों केस में, सिर्फ एंगल अलग अलग है। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा हियर, यहाँ पर थोड़ा सा थीटा अंदर की तरफ आ जाएगा। सो इन शॉर्ट ये r और dl जो है, dl वेक्टर और r वेक्टर, इसकी वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर होगा dl क्रॉस r, निकाल भी सकते हैं, दिस इज dl वेक्टर, दिस इज r वेक्टर, dl क्रॉस r फील्ड बाहर, इस पॉइंट पे फील्ड बाहर, दिस इज dl वेक्टर, दिस इज r वेक्टर, dl क्रॉस r वापस से फील्ड बाहर। दोनों ही केस में फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, फील्ड का मैग्नीट्यूड dB होगा। सो द नेट फील्ड will be dB 2 times dB। नेट फील्ड कितना हो जाएगा, इसका और इसका 2 times dB, लेकिन ये सिर्फ इसका और इसका है। अब ऐसे कितने एलिमेंट्स बना सकते हैं हम लोग, इस dl लेंथ के कितने टुकड़े बना सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं। तो इसका जो पोजीशन होगा 0 से लेके इंफिनिटी तक हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर लेंथ। सो द नेट फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, 0 से प्लस इंफिनिटी और इधर 0 से माइनस इंफिनिटी, लेकिन इधर जो किया है उसी का वैल्यू इधर आने वाला है ना, क्योंकि सिमेट्रिक है दोनों तरफ, जितना ऊपर उतना ही नीचे, ऊपर जितना फील्ड है उसका डबल होगा, इसलिए मैंने 2 टाइम्स फैक्टर लिया, तो यहाँ पर मैं माइनस इंफिनिटी की जगह सिर्फ 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है, क्लियर। अदरवाइज अगर 2 नहीं लेते तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इंटीग्रेशन करना पड़ता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, क्लियर। Now let us find this b, 2 integration 0 से infinity, b dB क्या है, dB is this much, mu 0 upon 4 pi। अच्छा ये mu 0 upon 4 pi है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। This mu 0 is called permeability, इसका नाम है permeability। ये हमें बताता है कि मीडियम अगर कुछ है तो उस मीडियम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, और वो कितनी चेंज होगी, mu 0 टाइम्स चेंज होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एयर की जगह आयरन है, आयरन मेटल है, हाँ लोखंड है, तो फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि म्यू 0 जो है म्यू की वैल्यू बढ़ती है लोखंड के लिए, आयरन के लिए म्यू की वैल्यू ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, एंड दैट्स व्हाई द फील्ड बिकम स्ट्रॉन्गर। तो आयरन के अंदर फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कंपेयर टू वैक्यूम, ठीक है। सो दिस फैक्टर कंसीडर्स द मीडियम डिपेंडेंस, ठीक है, बाकी इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फिलहाल। सो म्यू 0/4 पाई इज अ कांस्टेंट, I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये सारी चीजें मैंने लिख दी। क्या क्या कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। सो b इक्वल टू, दिस विल बी टोटल फील्ड b, है ना। सो टोटल फील्ड b विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मैं फॉर्मूला रखा है जिसकी जरूरत नहीं है करते। व्हाट विल बी द टोटल फील्ड, b स्केलर में लिखते हैं, b मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 म्यू 0/4 पाई कांस्टेंट,
2 म्यू 0/4 ये कांस्टेंट है। और क्या कांस्टेंट है? करंट चेंज होगा क्या? इसके लिए करंट सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा। आई भी कांस्टेंट निकालते हैं उसको बाहर। और क्या कांस्टेंट दिख रहा है? डीएल कांस्टेंट नहीं है, उसी का इंटीग्रेशन हो रहा है, लेफ्ट का इंटीग्रेशन हो रहा है। साइन थीटा, इसका थीटा, इसका थीटा, इसका थीटा, इसका थीटा सेम रहेगा। थीटा इज नॉट कांस्टेंट। सो फ्रॉम दिस फिगर साइन ऑफ दिस एंगल पाई माइनस थीटा, ये एंगल पाई माइनस थीटा होगा, इफ दिस इज थीटा, दिस इज पाई माइनस थीटा। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा फ्रॉम दिस फिगर? साइन ऑफ थीटा इज ऑपोजिट साइड अपॉन r अपॉन r, ठीक है। व्हाट इज दिस लेंथ? अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सही है क्या? ये लेंथ कितनी पाइथागोरस से लगाया मैंने। इस तरफ देखो, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया होगा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई r अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये कहाँ डालेंगे? इधर इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर इधर dl बचा हुआ है, और क्या बचा है? ये r अपॉन अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये क्या हो गया? साइन थीटा, dl साइन थीटा लिखा मैंने। व्हाट अबाउट r स्क्वायर? स्मॉल r क्या है? स्मॉल r इज दिस मच, तो उसका स्क्वायर कितना? l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी म्यू 2 म्यू, ये थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं, म्यू 0 i अपॉन कितना हो जाएगा? 2 है ना? ये कितना हो जाएगा? म्यू 0 i अपॉन 2। इंटीग्रेशन में बचेगा r अपॉन l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर कितना? दिस इज 1 पावर एंड दिस इज हाफ पावर, कितना हो गया? 3/2 पावर। इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, लेंथ है 0 से इंफिनिटी। अब इसका इंटीग्रेशन लंबा मैथमेटिक्स है, बुक में दिया हुआ है, कहाँ पर? पेज नंबर 241 पे। आंसर आता है 1/r²। इस इंटीग्रेशन का आंसर आता है 1/r² म्यू 0 i अपॉन 2 तो फाइनल आंसर आ गया म्यू 0 i अपॉन, एक आग रह गया अपना इधर, हाँ ये वाला, ये तो कांस्टेंट ही है, दिस आर दिस डिस्टेंस, ये तो कांस्टेंट ही है, तो उसको बाहर ही निकालना है, ऐसे इसको बाहर निकाल लेते हैं पहले। हाँ, अब ये जो इंटीग्रेशन है इसका आंसर है 1/r² इस इंटीग्रेशन का, एंड वो r पहले से ही था वहाँ पर, तो वो दोनों कट होके आ जाएगा म्यू 0 i अपॉन 2πr। अब वो इंटीग्रेशन जो है वो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर द इंटीग्रेशन, ठीक है। जरूरत नहीं है कि भाई आप इंटीग्रेशन सॉल्व करो, ये इसको याद रख सकते हो, लेकिन वो क्या है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेशन कैन बी सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैथ्स में पढ़ा है क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड? कौन सी कंडीशन में क्या सब्स्टिट्यूशन होता है पता है? यहाँ पर पुट करेंगे L इक्वल टू R tan थीटा, L इक्वल टू R tan थीटा पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करो क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएट करते हैं L इक्वल टू R tan थीटा को, dl इक्वल टू, अरे आता है कि नहीं आता है ना, tan का sec स्क्वायर आ जाएगा तो R sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा, दोनों वैल्यूज इधर पुट कर दो तो आपका इक्वेशन ऐसा कुछ तो हो जाएगा, R sec स्क्वायर थीटा। वहाँ पर देखो सॉल्यूशन पेज नंबर 241 पे दिया टेक्स्ट बुक में, मिला क्या येलो बॉक्स? तो ऊपर आएगा r स्क्वायर sec स्क्वायर R sec स्क्वायर थीटा t थीटा और नीचे आएगा r क्यूब, तो वो 1/r² बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का 3/2 पावर। अब वो 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख दिया? थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है ना, 1 को लिखा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है ना, और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और ज़्यादा किया है, देखना पड़ेगा मैथमेटिक्स में किया, एंड अल्टीमेटली थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आ जाएगा 1/r², ठीक है। नो नीड टू डू ऑल दोस मैथमेटिक्स, डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू याद रख लो 1/r², dl अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 1/r², बस डाल दिया, आ गया आंसर।
नाउ इफ यू लुक एट दिस कैलकुलेशन, बहुत आसान केस था, कैलकुलेशन बहुत टफ है ये वाला, है ना। सो देयर शुड बी सम बेटर मेथड। याद करो मैंने कूलॉम्स लॉ पढ़ाया था, उसके बाद गॉस लॉ पढ़ाया था। गॉस लॉ इज बेटर मेथड। यहाँ पर भी इसके लिए भी और एक अच्छी मेथड है। अब कब यूज करना चाहिए? सिंस वी हैव सिंगल कंडक्टर, वो भी एकदम सीधा सीधा है, तो द मेथड इज दिस मच। इफ वी हैव नंबर ऑफ कंडक्टर्स, बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, वहाँ पर हमें इन सारे मैग्नेटिक फील्ड्स को इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा और बाद में उसका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, विच विल टेक लॉट ऑफ टाइम, है ना। सो देयर शुड बी सम बेटर मेथड विच इज कॉल्ड एम्पियर्स लॉ, है ना। जैसे वहाँ पर गॉस लॉ था, यहाँ पर ये क्यों पढ़ाया? बिकॉज हमने बायट-सावर्ट लॉ पढ़ा है, तो उसका यूज़ भी तो आना चाहिए, तो उसका ये यूज़ है। उसके बाद पता चला कि भाई ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली मेथड है, तो देयर शुड बी सम बेटर मेथड, और तब आई एम्पियर्स लॉ वाली मेथड इसके बाद, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला जो है ये काम का है। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। कौन सी केस में फॉर्मूला यूज करना है? इफ वी हैव अ मेटल वायर व्हिच इज स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I, तो r डिस्टेंस पे फील्ड कितना होगा? तो ये होगा टाइम कितना होगा? देखो सवा, मेरे बात नहीं है किसी का क्लास, मैडम का क्लास नहीं है। अच्छा हो गया क्या? बेहतर। एक और टॉपिक पढ़ा के रुकते चलेगा ना, थोड़ा एक्स्ट्रा, नेक्स्ट वाला टॉपिक खत्म कर देते हैं। आगे के भी टॉपिक मुझे जैसे जैसे पॉसिबल होगा मैं उतने ज़्यादा वीडियोस डालते जाऊँगा, खत्म कर देंगे जल्दी से जल्दी। सारे केसेस दिए हम लोग ने, हर एक केस दिया, हर एक केस। हो गया? नेक्स्ट टॉपिक करें, आज का लास्ट टॉपिक आज की डिस्कशन का। अगर ये वायर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, अगर मैं एक और वायर ले लूँ या फिर एक और वायर में इसी पॉइंट पर रखूँ, उसमें से भी करंट जा रहा है, सो दैट वायर विल ऑल्सो हैव इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब सोचो एक वायर जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है उसके फील्ड में हमने दूसरा वायर रख दिया, so we have a current carrying conductor placed in magnetic field. When we have current carrying conductor placed in magnetic field, that conductor experiences force, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन से रूल से मिलता है? अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो
फोर्स का डायरेक्शन कौन से रूल से मिलता है? फ्लेमिंग्स रूल याद है क्या? पढ़ाया था क्या? मैंने रिवाइज कराया था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट या राइट? लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। तो अब देखो, आई हैव करंट करिंग कंडक्टर 1, करंट का डायरेक्शन ये, करंट करिंग कंडक्टर 2, करंट का डायरेक्शन वापस से सेम। करंट की वैल्यू अलग हो सकती है, लेट अस टेक 1 एंड 2। केस 1 सेम डायरेक्शन, केस 2 ऑपोजिट डायरेक्शन। केस 1 को स्टडी करेंगे, केस 2 उसमें से निकालेंगे अंदाजे से क्या आ जाएगा। करंट ऐसा है ऊपर की तरफ, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। करंट 1 का फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकलता है? राइट हैंड थंब रूल सीखा है हमने। सो वी नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। ऐसा इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन B1, कंडक्टर 1 का फील्ड B1 अंदर की तरफ। B1 की वैल्यू कितनी? If this distance is r, capital R, तो फील्ड की वैल्यू क्रॉस का मतलब क्या है? फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड। नाउ वी नो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अंदर FBI, B का डायरेक्शन अंदर, करंट I ऊपर, तो फोर्स किधर? मेरी तरफ मतलब किधर? फोर्स ऑन दिस कंडक्टर F1 will be force on 2 because of 1. Force on 2 because of 1 will be towards that. यहाँ तक समझा? हाँ या नहीं? यहाँ तक कुछ दिक्कत है तो पूछो। कंडक्टर 2 पे फोर्स कैसा आएगा वो हमने डिस्कस किया। अब कंडक्टर 1 पे फोर्स सोचो। कंडक्टर 1 किसकी फील्ड में है? 2 की फील्ड में। 2 की फील्ड का डायरेक्शन बताओ। राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन किधर? इसकी फील्ड यहाँ पर किस तरफ? बाहर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी बाहर। B ड्यू टू सेकेंड कंडक्टर, B ड्यू टू सेकेंड कंडक्टर किस तरफ? बाहर। कितनी वैल्यू होगी? μ0 I2 अपॉन 2 पाई डिस्टेंस। यहाँ पर I1 आएगा, इसका फील्ड है, यहाँ पर इसकी फील्ड है। अब इस फील्ड में हमारे पास डायरेक्शन देखो कहाँ पर है? बाहर की तरफ। ठीक है, वापस से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। FBI, F फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट। करंट ऊपर, फील्ड किधर है? FB, B आप फील्ड आपकी तरफ, तो फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स F फोर्स 1 बिकॉज ऑफ 2। क्या दिख रहा है? दोनों फोर्सेस कैसे हैं? अपोजिट है और टुवर्ड्स ईच अदर है। मतलब क्या? ये कंडक्टर इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट या रिपेल? क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। द कंडक्टर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। सो व्हेन currents are parallel, या फिर if we have parallel currents they attract। पैरेलल करंट्स होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। जैसे चार्जेस के बारे में होता था, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। यहाँ पर क्या है? पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट। उल्टा क्या होना चाहिए? एंटी पैरेलल करंट रिपेल, ये रिपेल करेंगे। ठीक है, एंटी पैरेलल करंट्स विल रिपेल। ये पॉइंट क्लियर है? कैसे रिपेल करेंगे? अब वो कितना फोर्स लगाएंगे वो सोचते हैं। पहले एंटी पैरेलल का देख लो। अगर ये रिवर्स हो जाता करंट, ये करंट अगर रिवर्स हो जाता, फिर तो इधर ही है, इसको हमने ऐसे ही रखा है, इसको रिवर्स कर दिया। इसको रिवर्स कर देंगे तो वापस से फ्लेमिंग्स रूल लगाएंगे। फ्लेमिंग्स रूल क्या है? इसको रिवर्स कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया तो फ्लेमिंग्स रूल के हिसाब से बी इधर, ठीक है, करंट नीचे, तो फोर्स किधर? उसका। तो इसका फोर्स, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो उधर। सिमिलरली इस पे भी अगर हम फ्लेमिंग्स रूल लगाएंगे तो फोर्स इधर, तो रिपेल करेंगे। एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल करेंगे। कितना फोर्स लगाएंगे वो निकाल सकते हैं। Force on a current carrying conductor placed in magnetic field is given by I L bar cross B bar। ये फॉर्मूला है।
ये फॉर्मूला है, L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर या फिर DL भी ले सकते हो, छोटा एलिमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड I L बार प्लस B बार। अब ये फॉर्मूला में मैं I तो इस पे फोर्स निकालना है, इस पे फोर्स निकालना है, तो इसी का करंट लेट अस टेक F21 निकालते हैं, इस पर फोर्स, तो इसी का करंट, लेंथ भी इसी की। लेट अस कंसीडर कि दोनों वायर का लेंथ सेम है, दोनों वायर का लेंथ हमने सेम ले लिया। B, व्हाट अबाउट B? इस पे किसका फील्ड है? ये μ0 I1 अपॉन 2 पाई r। तो क्या फॉर्मूला बन गया? दिस इज μ0, मैं वेक्टर में नहीं लिखता इसको, अननेसेसरी वो तकलीफ होगा। सो लेट अस राइट एवरीथिंग इन स्केलर फॉर्म, ठीक है। सो दिस विल बी μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई r इनटू L जो भी लेंथ है, लेंथ ऑफ द वायर। दिस विल बी द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। डायरेक्शन तो पता ही है अपने, मैग्नीट्यूड इतने आ जाएगा। अब सिमेट्री से सोचो, इस केस में क्या आएगा? करंट I1 लिख देंगे, फील्ड ये लिखेंगे। अगर आप देखोगे लेंथ अगर मैंने दोनों कंडक्टर का सेम ले लिया तो ये सारी चीजें सेम है। सो द फोर्स F12 विल आल्सो बी सेम, μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई, सेम आएगा लेंथ L। या फिर फोर्स डिवाइड बाय लेंथ कर लोगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी दिस मच, μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई, व्हिच इज सेम। दोनों पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा, इक्वल और